जय हिंद दोस्तों, आपका इस न्यू सेशन में स्वागत है। जो जिस सेशन में हम जा रहे हैं करने 10th क्लास का जो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पहला चैप्टर का नाम है कि अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। सबसे फर्स्ट में बात आता है जो बिहार बोर्ड और 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैराथन क्लास करा के ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में आपको इस चैप्टर का एकदम सारांश और पूरा आपको 1 नंबर से करा दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जो है अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पहले पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हम लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करता है कि अर्थव्यवस्था जो चैप्टर का नाम दिया गया है, इसमें सबसे अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था की संरचनाएं पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। जिसके अर्थव्यवस्था का संरचना दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके। फिर उसी प्रकार दिया गया है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार के उद्योग के प्रकार दिया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, इसके बारे में जानेंगे। फिर अर्थव्यवस्था का विकास और सतत विकास को समझेंगे, फिर मौद्रिक विकास को समझेंगे। उसके बाद जो है हम बिहार के विकास की स्थिति को समझेंगे, बिहार के पीछे पहन को दूर करने के उपाय समझेंगे, कारण को समझेंगे। तो बात करती है कि अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए दो शब्द है, दो लाइनें हैं कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ है। इसके संतुलित विकास से ही समाज तथा राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात समझते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ। आइए, कहता है कि अर्थव्यवस्था, कहता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या है? जितना भी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्थिक क्रियाएं का अर्थ है कि वह काम जिसको करने पर हमको रुपया मिले। जैसे कोई मजदूर है, मजदूर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको, जैसे मजदूर ही काम कर रहा है तो इसके बदले इसको पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, और रुपया मिलेगा तो इसके बदले यह क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। या रुपया मिले, कोई सामान मिले, लेकिन उसको कुछ मिलना जरूरी है। तो ये आर्थिक क्रियाएं होती है। अगर समाज की सारी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। कहता है कि हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। जो बताएं, जैसे कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमके आय की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ है संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करता है कि जो कृषि है उद्योग भी आर्थिक क्रिया है, बैंकिंग आर्थिक क्रिया है, परिवहन है, संचार है और व्यापार भी है। अर्थव्यवस्था के बारे में और बात करता है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब कि जो सीमित संसाधन हमारे पास, लिमिट में जो संसाधन है, सीमित संसाधन, उसका उपयोग करके जो मानव की असीमित इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, उसको पूरा करने का काम किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए। अब हाँ, अर्थव्यवस्था की संरचना को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। कि 2 नंबर हम देखें कि अर्थव्यवस्था की संरचनाएं क्या है। तो आइए समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए, आता है कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला बात, प्राथमिक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे इसको, उत्पादन के दृष्टि से, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से। प्राइमरी सेक्टर। पहला बात कहता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता। आगे कहता है कि अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त करते हैं। इसे कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र बेसिकली देखिए प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, जो सीधे कृषि से संबंधित होता है। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कहता है कि यहाँ वस्तुएं सीधी प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उसके माध्यम से निर्मित वस्तु करा के माध्यम से निर्मित की जाती है। जो करा कि इसमें तब प्राकृतिक सीधे इसका उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन जो उत्पादन होता है उसका उसी से इसके द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। कहता है जैसे कि निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखाने में होती है। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो 2 नंबर को द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करती है कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्य उद्योग, बड़े उद्योग आते हैं। समझ में आया? अब तृतीय क्षेत्र की बात करता है तो समझिए, तृतीय क्षेत्र
इसमें बात करता है कि टर्शियरी सेक्टर जो है या क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादित वस्तुओं में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग प्रदान करता है। क्या जो उत्पादित वस्तुएं हैं जो बन चुका है उसको क्या करता है, एक ना सेवाएं प्रदान करता है, उसको बेचने काम करता है, ये सब काम करता है। मतलब इससे सहयोग प्रदान करता है कि उसको प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र। आगे बात करता है इसके अंतर्गत बैंकिंग आएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं आ जाएगी। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे पहला बात इसको कृषि क्षेत्र हम कहेंगे, इसको औद्योगिक क्षेत्र, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानेंगे। हम समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, इससे सवाल जरूर पूछेगा। तो अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आइए तो प्रकार के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी करा है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व मालिकाना हक के आधार पर हमें पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। मतलब कि 3 अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं मालिकाना या स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला बात करता है कि उत्पादन साधन फैक्टर जो कॉस्ट है उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी, संगठन और साहस या उद्यम होता है। अब बता करता है कि बात करती है कि अर्थव्यवस्था के जो साधन हैं जैसे कि पूंजी है, आपका है पूंजी हो गया, भूमि, श्रमिक, सहयोग, संगठन है, इस सब के द्वारा हम जो साधन है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था का डिसाइड करेंगे मालिकाना हक के आधार पर, किसका कितना अधिकार क्षेत्र है, किसका किसके अंतर्गत है, उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार समझेंगे। तो सबसे पहले बात करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। कहने का अर्थ है कि अगर अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन साधन जो यहाँ पर दिया गया है, इस पर अगर 51% से ज़्यादा अगर प्राइवेट लोगों का अगर हाथ हो गया 51% से ज़्यादा, इस पर मालिकाना हक हो गया, तब हम इसको कहेंगे अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी का उद्देश्य होता है निजी लाभ कमाना, समझ में आया। अब दूसरा बात जैसे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये सब जो की अर्थव्यवस्थाएं जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आगे के बात किया जाए तो इसमें निजी स्वामित्व होता है, समझ में आया। अब बात करता है कि इसमें निजी लाभ प्राप्त होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है और बाजार की स्वतंत्रता होती है। 2 नंबर के बात करता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास। और इसमें समाज के लाभ के लिए ना, तो सरकार चाहती है कि जो एक जैसे कि जो फैक्टर कॉस्ट जो है हमारे पास साधन लागत है, साधन लागत पर अगर 51% अगर सरकार का है मालिकाना हक है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे भारत पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था था, जब एलपीजी लागू हुआ उसके बाद भारत धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गया। इसमें इसका मोटिव होता है, इसका उद्देश्य होता है समाजवादी की समाज का कल्याण करना। कराया कि इसमें सरकार का स्वामित्व होता है और जो है समाज कल्याण की अवधारणाएं होती है, समानता होता है, सामूहिक हित को देखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। मतलब कि सरकार का भी हाथ होता है और जैसे कि इसमें दिया गया है कितना से बराबर सरकार जितना होगा उतना ही निजी क्षेत्रों का अगर हाथ है इसमें। व्यापार के साधन, व्यापार की जो साधनी है फैक्टर कॉस्ट है, उस पर जो अधिकार है निजी स्वामित्व है सरकार का भी और निजी क्षेत्र का भी। तो इसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजीवादी या समाजवादी का मिश्रण होता है। इसमें सरकारी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व भी होता है, इसमें संतुलन बनाया जाता है, इसमें आर्थिक विकास को देखा जाता है। हम आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार को जब हम समझ लेते हैं तो हम अब बात आते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास। कहता है कि आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के उत्पादन स्तर का ऊंचा होना। कहने का मतलब कि अगर भारत को 2047 तक जो है अगर विकसित होना है तो भारत को जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है, तो इसमें द्वितीय क्षेत्र को सबसे ज़्यादा वेटेज देना होगा, द्वितीय क्षेत्र को विकास सबसे ज़्यादा करना होगा, तब जाके भारत जो है 2047 तक जो है भारत आपका विकसित देश बन पाएगा।
आगे बात आती है कि अगर विकास चाहिए, आपको आर्थिक विकास करना है तो तीनों क्षेत्र को बराबर स्तर से उत्पादन करना होगा, उच्च स्तर पर ले जाना होगा। कहता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है। आइए हम आर्थिक विकास, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ में अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। ये आपसे पूछता है एग्जाम बार बार ना कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है, या समृद्धि कहिए। आर्थिक विकास के बारे में समझिए। कहता है कि आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। जो विकसित देश है या विकसित होना चाहिए, मैं गलती कर दिया है, विकसित होना चाहिए, विकसित देश से संबंधित ही होता है। दूसरा का बात करता है कि आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं ना। और तीसरा बात करता है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन भी होते हैं। अब आर्थिक समृद्धि की बात करता है या वृद्धि की बात करता है तो कहता है कि आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास से संबंधित अवधारणाएं हैं। और जो है 2 नंबर कहता है कि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में ये स्थिर प्रक्रिया है। और 3 में कहता है आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये बात हो गया। अब आज जो बात आता है मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास समझिए। कहता है मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल किया जाता है। कि पहले जो ये जो सिक्का चलता था, बहुत पुरान जमाना का, ओग्रिया से लेके आज तक जो चल रही है व्यवस्था है, जो सिक्का चल रहा है, मौद्रिक प्रणाली चल रही है, उसके विकास क्रम को समझना है। कहता है कि मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन हुआ है। उसके पहले, मुद्रा के आगमन से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु से, मान के चलते कि ये रमेश है तो रमेश को अगर अथी आपको जो है आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम वाले से जाके चावल लाएगा, चावल ला के उसको देगा आइसक्रीम वाले को ना, तब उसको आइसक्रीम मिल जाएगा ना। तो पहले इस प्रकार से आइसक्रीम 3 कोन वाला आइसक्रीम हुआ करता था। तो आइए समझिए। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु की ही मुद्रा के रूप में कार्य करती थी और एक वस्तु के दूसरे वस्तु में बदली जाती थी। हम अभी बताएं वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के द्वारा ही वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा और ATM जैसे क्रेडिट कार्ड की प्रचलन। आज के डेट में देखा जाए प्लास्टिक मुद्रा जैसे कि ATM हो गया, डेबिट कार्ड हो गया ना, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब जो है प्लास्टिक मुद्रा है। इसमें देखिए बाटर सिस्टम का कितना बड़े एग्जांपल यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, तो आपको दिख रहा है। अब देखिए मुद्रा का जो आगमन हो गया धीरे धीरे, सिक्का का, सोना का, चांदी के चलने का। आधुनिक मुद्रा जो है आपका नोट हो गया, धातु का मुद्रा हो गया, उसके बाद प्लास्टिक का मुद्रा का चलन हो गया। फिर उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली, इसको समझिए। आइए कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इन्हें 75 बार एग्जाम में पूछा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो ध्यान से रखिए कि बैंक के माध्यम से आदमी ATM से, मोबाइल बैंकिंग से, ब्रांच से या इंटरनेट बैंकिंग से किसी माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को पैसा भेज पा रहा है, मनी भेज पा रहा है, मनी मंगा पा रहा है ना, लेन देन कर रहा है, तो इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करता है आर्थिक विकास की माप और सूचकांक। जिसके मान के लिए भारत में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो इसको मापने के लिए कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, कोई ना कोई आयाम, कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए। उसके आधार पर हम आर्थिक विकास, भारत के आर्थिक विकास को मापेंगे। तो आपको पूछेगा आर्थिक विकास के जो मापदंड है उसको बताइए और सूचकांक को बताइए। तो सबसे पहले बात होता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। कहता है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहता है कि एक देश में एक वर्ष में जितना चीज का उत्पादन किया है या वस्तुओं का जो सेवाओं प्रदान किया है, वस्तुएं सेवाओं का, उसका मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय जिसका ज़्यादा अधिक होगा उसका विकास ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा फैसिलिटी उसके पास होगी। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहता है। प्रति व्यक्ति कहता है कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिसकी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कब कैसे निकलेगा? देखिए कि ऊपर राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसमें से जनसंख्या को अगर भाग कर दे, देखिए जनसंख्या को अगर भाग कर दे रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जा रही। जनसंख्या यहाँ है, जितना कमाए उसमें भाग कर दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल गई।
राष्ट्रीय आय के ऊपर में देखिए कितना हमने चार्ट बना था, कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, सेवाएं में, सबका मौद्रिक मूल्य जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा ना। अब आता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI बहुत बार पूछा है, तो सबसे पहले बात देखा जाए कि HDI है क्या। कहता है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसी देश में मानव विकास के स्तर को मापने का महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह केवल आय पर नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है। यह सिर्फ पैसा कमाने पर आधारित नहीं बल्कि 3 आयाम है। कौन कौन? स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा है कि मानव कितना दिन तक जीवित रह पा रहा है, 70 साल, 50 साल, 10 साल, जितना साल जिंदा रहे उसको बताता है जीवन प्रत्याशा। फिर कहा है शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर मतलब कि उसमें लोग शिक्षित कितना है, स्कूली व्यवस्था, स्कूली में नामांकन कितना है, बच्चा कितना आ रहा है, उस सबको जोड़ा जाता है। फिर जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय कितना प्रति व्यक्ति है, ये तो तीनों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को जोड़ दिया जाता है तो आपको कहती मानव विकास सूचकांक HDI ज्ञात हो जाता है। अब बात आती है जो HDI जो है एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ना, उसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है। कहता है HDI किसी के देश के समग्र विकास को दर्शाता है, न कि केवल आर्थिक विकास को। होता है कि HDI समग्र विकास को दर्शाता है, सिर्फ आर्थिक विकास को नहीं दर्शाता है बल्कि समग्र विकास को दर्शाता है। तो बात की जाए कि आगे हम आगे चले उससे पहले आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो या इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए, हम तो समझ गए कि आर्थिक विकास के सूचकांक जो तीनों थे उसको। अब बात हम समझेंगे कि आर्थिक संरचना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा। आर्थिक संरचना कह रहा है कि ये सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास का आधार है उसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना कहते हैं। कि बिजली कितना आ रहा है, परिवहन कैसा है, संचार व्यवस्था कैसा है, बैंकिंग कैसा है, स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, अस्पताल कैसा है और अन्य सेवाएं कैसा है। इन सभी को ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में कहते हैं आर्थिक संरचना ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इन सभी तत्वों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जीवन स्तर में सुधार होता है और देश का समग्र विकास संभव है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बेहतर रहेगा उतना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, उतना ज़्यादा देश का विकास होगा। अब कहता है कि बात तो ठीक है, अब बिहार की बात आता है। बिहार के विकास की स्थिति बताइए। अब जो बात आती है बिहार के विकास की स्थिति, कहता है कि आर्थिक संरचना से विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पीछे है। यहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत कमज़ोर है। इनके प्रमुख कारण कह रहा है बिहार अगर पिछड़ापन है, इसमें आर्थिक विकास हुआ अगर नहीं हुआ आर्थिक विकास, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो आइए समझते हैं बिहार हमारा काहे पीछे है, उसको समझना है, आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला बात करता है नंबर 1 कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है तो जनसंख्या का प्रॉब्लम है। और वो जनसंख्या है लेकिन स्किल्ड जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या होनी कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन जनसंख्या बेरोजगार है, जनसंख्या पर कोई हुनर नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद बात होती है आर्थिक आधारित संरचना का अभाव। जैसे कि अभी हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ भारत के देख रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है, जिधर देखिए उधर रोड टूट गया है, नाली बह रहा है, अलग अलग व्यवस्थाएं खराब है। उसके बाद कहता है कृषि पर आधारित निर्भरता। ज़्यादातर बिहार में जो कृषि ही करता है लोग, ये भी कारण है। अगला चौथा कारण है बाढ़ तथा सूखा से होने वाली क्षति। बाढ़ तथा सूखा से होने वाली क्षति कि भारत के देखते हैं कि उत्तर बिहार हमेशा दहाड़ रहता है, दक्षिण बिहार सूखा से परेशान है। बात करता है औद्योगिक पिछड़ापन, हमारे इंडस्ट्री बहुत कम है। फिर कहता है गरीबी हमारे यहाँ है, खराब विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, देख रहा है दिन मर्डर हो जा रहा है किसी का। कुशल प्रशासन का अभाव, हमारे पास जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कुशल उतना नहीं हो पा रहे हैं। कहता है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए आधारित संरचना का सुदृढ़ीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की वृद्धि और बेहतर प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। ये सब आप करके दीजिएगा तो बिहार बेहतर बनेगा। एक शब्द आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो सबसे पहले इस सतत विकास को समझते हैं
ये टॉपिक पीछे का था, रह गया है। कहता है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाती है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं से समझौता ना करना पड़े, उसे सतत विकास कहा जाता है। कहता है कि आज जो विकास कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अगला विकास कर अब आज जो विकास कर रहे हैं वो अगला पीढ़ी के ध्यान में रख के कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे मान के पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल तो एक प्रकार का जो है जो सीमित संसाधन एक नहीं खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार से यूज करे, बचा के यूज करे कि आने वाला पीढ़ी भी उसको यूज कर पाए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले की बात करता है कि पर्यावरण संरक्षण होगा, संसाधनों का संतुलित उपयोग होगा, दीर्घकालीन आर्थिक विकास होगा और भविष्य की पीढ़ियों का सुरक्षित कल होगा। अगर नहीं करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर आता है समावेशीय विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशीय विकास में क्या है, कहता है कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से वंचित न रहे, समावेशीय विकास कहलाता है। जैसे कि समावेशी विकास में सभी के लिए समान अवसर हो, आय में असमानता में कमी हो, सभी वर्गों का उत्थान हो, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में वृद्धि हो, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण हो। अब देखिए उधर तक पढ़े हैं कि बिहार के जो अथी था पिछड़ापन के कारण अभी दूर करने के उपाय तनका हम देख लेंगे तो चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के उपाय, सबसे पहला बात कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण करना। दूसरा कहता है कि कृषि पर तेज़ी से विकास करना, कृषि में आधुनिक तकनीक लाना। अगला कहता है बाढ़ पर नियंत्रण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, औद्योगिक विकास करना, गरीबी दूर करना और शांति विधि व्यवस्था की स्थापना करना। आठवां कहता है कि स्वास्थ्य एवं ईमानदार प्रशासन व्यवस्था बनाना। फिर कहा है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करना, मतलब कि केंद्र सरकार को थोड़ा बिहार पर ध्यान देना चाहिए जिससे बिहार का भी विकास हो सके। 10 नंबर कहता है कि बिहार के प्राकृतिक संसाधनों, कुशल मानव संसाधनों के योगदान से बिहार की कृषि एवं कृषि अन्य उद्योग का विकास कर राज्य एवं भारत देश का विकास संभव हो सकता है। कहता है उपरोक्त उपायों की सब प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार का सर्वांगीण विकास संभव है जिससे राज्य समृद्ध और विकसित बनेगा। बात समझ में आया? तो यह चैप्टर जो है समझ में आपको आया, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका इसका पीपीटी चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट में पिन के रूप में आपको हम दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसे ही सेशन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और कमेंट करिएगा अगला कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कौन सा चैप्टर चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आओ इसको 2-3 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।